गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी। चलिए, तो क्लास 11th के लिए आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 हमारा केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 1। एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा आप सभी के लिए, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम सेकंड पार्ट इसका है। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द केमिकल रिएक्शंस and एक important phenomena of chemical reactions in which we can say that a point at which concentration of reactants and products remain constant। एक ऐसा कंडीशन जब रिएक्शन में आ जाती है जिसके बाद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस अनचेंज्ड रहती है, बदलती नहीं है। रिएक्टेंट जितना है उतना ही रहेगा, प्रोडक्ट जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन रिएक्शन लगातार चलती रहेगी। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम चैप्टर का नेम क्या है अपना, केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या नेम है बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो एक बार यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को और नोटिफिकेशन ऑन कर दें बेल बटन पे जाके, ताकि कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए, तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है ना। पता होना चाहिए, कोई भी टॉपिक जब हम शुरू कर रहे हैं बेटा तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और ये क्या कहता क्या है। इस चैप्टर का जो नेम है उसका मतलब क्या है। केमिकल मतलब पता है रसायन, है ना। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट जिस स्टेट पे हमेशा दो बातें होती हैं। एक तो फॉरवर्ड प्रोसेस, जिसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, मान लो इधर हम रिएक्टेंट लें, इधर हम प्रोडक्ट दिखाएं, तो इसको मैं कहूँगा फॉरवर्ड प्रोसेस। ठीक है, और इसका उल्टा हम दिखाएं बैकवर्ड प्रोसेस। तो जिस टाइम पे ये दोनों प्रोसेस है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना, जिस स्पीड से रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसी स्पीड से प्रोडक्ट टूट के वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लग जाए, दोनों की जो स्पीड है आगे बढ़ने की और पीछे बढ़ने की स्पीड इक्वल हो जाए, उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ रहे हो। इनिशियली क्या होता है, स्टार्टिंग में रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस ज़्यादा रहता है। इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस इज मोर या ग्रेट, ज़्यादा रहेगी, है ना। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम के साथ साथ, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट हमारे पास जीरो रहेगा। ये एक्स मान लो मोलर कंसंट्रेशन इसकी एक्स मोल्स इसके हैं, इसके 0 मोल्स हमारे पास हैं। आफ्टर टी टाइम, एक किसी भी फिक्स टाइम के बाद क्या होगा, एक्स में से कुछ ना कुछ डिक्रीज होगा, एक्स की कंसंट्रेशन घटेगी। एक्स माइनस एन लिख दें, चाहे हम इसको एक्स माइनस वाई लिख सकते हो आप, क्योंकि इसका मतलब कि वाई मोल्स इसके आर जो रिएक्टेंट है उसके वाई मोल्स डिकम्पोज हो गया, टूट गया और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो इधर आ जाएगा वाई मोल्स बन गया हमारे पास प्रोडक्ट। समझ रहे हो। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि शुरुआत में जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है उस समय। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा, और एक ऐसा पॉइंट जब आ जाए कि फॉरवर्ड प्रोसेस और बैकवर्ड प्रोसेस की जो स्पीड है, रेट है, वो इक्वल हो जाए। रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस। ठीक, मैंने फॉरवर्ड प्रोसेस और बैकवर्ड प्रोसेस ऐसे लिखा है, तो हम कहेंगे क्या आ गया, रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत किसी को। चलिए, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट जब आता है उसके बेस पे हम रिएक्शंस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम आगे डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के बेसिस पे हम रिएक्शंस को
कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बता सकते हैं पहली रिएक्शंस दैट प्रोसीड, फर्स्ट टाइप reactions proceed to completion, proceed to completion, that is वहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि reactions in which negligible amount of reactants are left, बहुत थोड़ा सा रिएक्टेंट तुम्हारे पास बचेगा। कहने का मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ज़्यादातर रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह की रिएक्शंस, वहाँ पे थोड़ा सा रिएक्टेंट बचेगा, ऐसी रिएक्शंस। ठीक है। सेकंड टाइप की रिएक्शंस हम ये कह सकते हैं जिनमें नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। रिएक्शंस इन विच स्मॉल अमाउंट या वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। प्रोडक्ट बहुत थोड़ा सा बन रहा है ना, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट कम बन रहा है। इट मीन्स कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाना डिफ़िकल्ट है, उसका फॉरवर्ड प्रोसेस वहाँ पे ज़्यादा फिजिबल नहीं है। और थर्ड हम कह सकते हैं रिएक्शंस इन विच amounts of reactants and products are comparable। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट कंपेरेबल है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लगभग बराबर अमाउंट में बन रहे हैं। जैसे यदि हमने फॉर एग्जांपल इनिशियली रिएक्टेंट्स लिए 100 ग्राम, है ना, तो इनिशियली प्रोडक्ट तो 0 रहेगा, लेकिन टी टाइम के बाद, आफ्टर टी टाइम, यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स जो बचे वो बच जाए 51 ग्राम और इधर हमारे पास 49 ग्राम प्रोडक्ट बन गया। तो अब हम कह सकते हैं कि 51 इज़ नियरली इक्वल टू 49, मतलब कंपेरेबल है, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इनकी तुलना की जा सकती है। तो इस तरह से हम इक्विलिब्रियम पॉइंट जो अटेन होता है किसी रिएक्शन में, उसके बेसिस पे रिएक्शंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से क्लियर हुआ बेटा? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, इसके बाद इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम एक स्टेट जो है, उसका मीनिंग आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। इक्विलिब्रियम का मोटा सीधा मतलब क्या, आप लोगों को ध्यान रखना बेटा। देखो आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी रिएक्शन में, किसी भी प्रोसेस में, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस है चाहे केमिकल प्रोसेस है, प्रोसेसेस हमारी होती रहती हैं। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस आपको पता ही है। ऐसा चेंज जिसमें सिर्फ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, गैस से लिक्विड, इस तरह से, तो उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। और एनी चेंज, एनी प्रोसेस इन विच समथिंग न्यू इज़ फॉर्म्ड। इनिशियली जो रिएक्टेंट्स हम ले रहे हैं, रिएक्शन के बाद कुछ नया बन जाता है। इनिशियली जो रिएक्टेंट हमने लिए, रिएक्शन के बाद वो नहीं है, कुछ और नया बन गया, तो इस तरह की रिएक्शंस को हम, इस तरह के चेंजेस को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस। ठीक है बेटा, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस। तो फिजिकल प्रोसेसेस में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या रहेगा कि कोई भी जो फिजिकल चेंज होते हैं उनके अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाए। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो सॉलिड, जैसे सॉलिड से आपका लिक्विड बने या लिक्विड से वापस सॉलिड, ठीक है,
लिक्विड से गैस या गैस से वापस लिक्विड, या फिर हम गैस से डायरेक्ट सॉलिड भी बनता है या सॉलिड से डायरेक्ट गैस। इस तरह से 3 चीज़ें हम दिखा सकते हैं जहाँ पे क्या हो सकता है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है सब्सटेंस का, सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में, लिक्विड से गैस में या गैस से लिक्विड में, या गैस से सॉलिड या सॉलिड से गैस। अब इन चीज़ों का आपको पता भी होगा, सॉलिड से लिक्विड बनना क्या कहलाता है, मेल्टिंग, और लिक्विड से सॉलिड बनना फ्रीजिंग। ठीक है, लिक्विड से गैस बॉइलिंग और गैस से लिक्विड कंडेंसेशन। गैस से सॉलिड बनना, डायरेक्ट गैस से सॉलिड बनना, या सॉलिड से गैस बनना सब्लिमेशन कहलाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। चलिए अब इसमें 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे भाई, सॉलिड और लिक्विड स्टेट में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो इसमें आप एग्जाम्पल कोई भी इजी सा एग्जाम्पल, डेली लाइफ से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी कि पानी के अंदर शुगर डिज़ोल्व करते हैं, चीनी घोलते हैं, तो वहाँ पे भी इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको मिलेगा। कैसे, आपने कोई बर्तन लिया, उसमें शुगर डिज़ोल्व करना स्टार्ट किया, है ना। तो इनिशियली आपने शुगर उसमें डाला, मान लो 1 चम्मच 1 टीस्पून, और वो उसमें क्या हो गया, डिज़ोल्व हो गया। ठीक है, फिर हमने कुछ और शुगर उसमें ऐड कर दिया, वो फिर और उसमें घुल गया। इस तरह से हम दिखा सकते हैं। मान लो कि हमारे पास ये कंटेनर है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ बेटा, लिक्विड भरा हुआ है ना। और इसमें आपने ऐड किया 1 चम्मच शुगर। शुरू में जितनी चीनी आप उसमें डालेंगे वो पूरा घुल जाएगी, लेकिन कुछ देर बाद चीनी घुलना बंद हो जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम सॉलिड से मैं इसको थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ ताकि लिक्विड में आप सॉलिड डिज़ोल्व कर रहे हैं, किसमें, लिक्विड में सॉलिड डिज़ोल्व कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स शुरू में लिक्विड में डिज़ोल्व होते जा रहे हैं। ठीक है ना, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिज़ोल्यूशन, डिज़ोल्यूशन। और एक पॉइंट ऐसा आएगा बाद में जब लिक्विड में, सॉल्यूशन में जितनी शुगर घुली हुई है उसमें से वापस शुगर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। उसको हम क्रिस्टलाइजेशन भी कह सकते हैं, है ना। लेकिन जब ऐसा होता है उस समय क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में बदलना और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना, ये सेम स्पीड से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे, सेम स्पीड, या इसको रेट भी कह सकते हैं, सेम रेट से होगा। तो उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ऐसे ही आप आइस ले लो, सॉलिड, और उससे लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होता है। हमने 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मान लो आइस ले लिया 500 ग्राम, और इधर वाटर ले लिया, ये भी हमने 500 ग्राम लिक्विड H2O ले लिया, है ना। और इनको 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों को, मतलब उस पानी में 500 ग्राम बर्फ़ डाल दी, तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ आइस और अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब बर्फ़ का मास और वाटर का मास वो कांस्टेंट रहेगा। वहाँ पे हाँ कन्वर्जन हो रहा है, आइस से लिक्विड बन रहा है और लिक्विड से वापस आइस बन रहा है, समझ गए। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। इसके और भी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो अपोजिंग प्रोसेस हैं वो सेम स्पीड से होते रहेंगे। ठीक है, इसीलिए अमाउंट ऑफ आइस और अमाउंट ऑफ वाटर आपका चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। जितना आइस है उतना ही रहेगा, जितना वाटर है आपके पास वो उतना ही रहेगा, उसमें डिक्रीज़ या इंक्रीज़ नहीं होगा अमाउंट में। इसलिए इसको हम क्या करें कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम की बात कर सकते हैं। सॉलिड वेपर, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम,
इसके लिए आप एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, आप आयोडीन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आयोडीन I2 सॉलिड स्टेट में और आयोडीन गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में। देखो यदि किसी क्लोज्ड कंटेनर में हम यदि ओपन कंटेनर लेंगे तब तो हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाए। किसी बंद बर्तन में हमने आयोडीन ले लिया, ये क्या ले लिया, I2 सॉलिड फॉर्म में। आयोडीन एक वोलाटाइल सॉलिड है, अपने आप वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में वेपर्स कम होंगे, धीरे धीरे यहाँ पे वेपर्स बनना शुरू होंगे। ये क्या हो गया हमारे I2 वेपर्स। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वेपर्स बनने की स्पीड और वापस वेपर से सॉलिड आयोडीन बनने की स्पीड सेम हो जाएगी। उस कंडीशन को हम क्या नेम देंगे बेटा, क्या कहेंगे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया रिएक्शन के अंदर, और अब और ज़्यादा वेपर्स नहीं बनेंगे। जितना वेपर है और जितना सॉलिड है वो अमाउंट उनका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और भी एग्जांपल आप ले सकते हो। अमोनियम क्लोराइड सॉलिड NH4Cl सॉलिड, और ये भी सब्लिमाइज होता है और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। कैम्फर का एग्जांपल आप ले सकते हैं। इस तरह से हम इसमें सब्लिमेशन और डीसब्लिमेशन दिखा सकते हैं। ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा है। इसी तरह से आप लिक्विड और वेपर या लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम भी दिखा सकते हैं। नॉर्मली जैसे आपने वाटर लिया, लिक्विड फॉर्म में ले लिया, इसको हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर गैसियस स्टेट में। लेकिन बर्तन वही बात कि बंद होना चाहिए, क्लोज्ड कंटेनर आपका होना चाहिए। बंद बर्तन में आपने पानी लिया और मान लो उसको हीट करना शुरू किया, इसमें हमने मैनोमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा, मैनोमीटर लगा दिया, किस लिए, टू मेजर गैसियस प्रेशर। इनिशियली तो दोनों लिम्स में मरकरी का लेवल सेम रहेगा क्योंकि वेपर्स नहीं है वहाँ पे, लेकिन जैसे हीट करना शुरू किया वहाँ पे वेपर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, वाटर वेपर्स बनेंगे, और जैसे जैसे वेपर्स बनेंगे तो वो इस मरकरी कॉलम को प्रेशर डालेंगे उस पर, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे जैसे वेपर्स ज़्यादा बनते जाएंगे वैसे वैसे इधर ये तो लेवल, इस साइड तो लेवल डाउन आएगा मरकरी का, और इधर लेवल अप होता जाएगा। और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा तब जाके वहाँ पे ये जो मरकरी कॉलम की हाइट है वो कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब उसके बाद मरकरी कॉलम में कोई चेंज नहीं होगा। तो उस समय क्या हो रहा है कि वेपर्स बनना और वेपर से लिक्विड बनना, लिक्विड से वेपर बनना, इसको आप क्या बोल सकते हैं, इवेपोरेशन, और इसका उल्टा कंडेंसेशन। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन जब सेम स्पीड से होने लग जाएंगे तब हम कहेंगे कि वहाँ पे लिक्विड और वेपर्स के बीच में क्या आ गया बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इस तरह से हम सॉलिड वेपर या लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ध्यान रखना, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे है। ठीक है भाई, इसमें आप समझने के लिए आपकी बुक्स में जो भी बुक आप कंसल्ट करते हैं, NCERT सबसे बेस्ट बुक है। उसके अलावा कोई भी रेफरेंस बुक आप यदि यूज़ करते हैं, कोई भी XYZ बुक, तो उन बुक्स में और भी एग्जांपल्स वहाँ पे दिखा रखे हैं जिनसे इजीली आपको ये समझ में आएगा कि हाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या होता है। मोटा मोटा मैं कह सकता हूँ कि इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब ऐसी स्टेट जहाँ पे कोई भी दो प्रोसेस जो अपोजिट हैं बिल्कुल एक दूसरे के, उनकी स्पीड सेम हो जाएगी। कांस्टेंट स्पीड से जब वो प्रोसेस होने लग जाते हैं, कांस्टेंट और सेम इक्वल स्पीड से, तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक, और जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम ये लेते हैं कि जैसे मान लो आपके पास कोई पानी की टंकी रखी है, छत पे रखी है आपके घर पे। उस टंकी में आप पानी भरते हैं, मोटर चला के नीचे से पानी ऊपर डालते हैं, ठीक है ना। तो जितना पानी मोटर से, पाइप से उस टंकी में डल आ रहा है, गिर रहा है, उतना ही पानी हम किसी टैप को ओपन कर दें और सेम अमाउंट में जितना पानी ऊपर से टंकी में जा रहा है उतना ही पानी नीचे से किसी ठुट्ठी से टैप से आप खोल के निकालते रहें, तो क्या होगा बेटा, बताओ, सोच के बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या टंकी में पानी का लेवल बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि जितना पानी टंकी में आ रहा है उतना ही पानी नीचे से निकल भी रहा है, सेम अमाउंट है, बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट बिल्कुल।
तो हम दो प्रोसेस हैं वहाँ पे, एक तो पानी टंकी में डल रहा है, एक टंकी में से पानी निकल रहा है, अपोजिट प्रोसेस हैं दोनों एक दूसरे के, और दोनों यदि इक्वली हों, सेम स्पीड से सेम अमाउंट से होते हैं, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे क्या रहेगा, वाटर लेवल, पानी का लेवल टंकी में कांस्टेंट रहेगा, वहाँ पे इक्विलिब्रियम रहेगा, जितना आ रहा है उतना निकल भी रहा है। समझ गए? तो इस तरह की कंडीशंस को हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैस, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैस इन लिक्विड्स, इसके बारे में बात करेंगे। समझ में आ रहा है जवानों क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ऐसे प्रोसेस, ऐसे इक्विलिब्रियम पॉइंट, ऐसा इक्विलिब्रियम जहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, घोल रहे हैं, क्या घोल रहे हैं, सॉलिड घोल रहे हैं, किसमें, लिक्विड में, या गैस घोल रहे हैं लिक्विड में। तो चलो सबसे पहले हम सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिड इन लिक्विड इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे आसान सा जो मुझे लगता है वो हम दे सकते हैं कि वाटर में आप लोग क्या डिज़ोल्व करो, शुगर डिज़ोल्व करते हैं, तो आपके पास क्या बनता है, एक सॉल्यूशन बनता है ना। इस प्रोसेस में आप करके देख सकते हैं, एक ग्लास ऑफ ग्लास, कांच का ग्लास ले लो, है ना, ग्लास ऑफ ग्लास, और उसमें आप पानी भर लो, उसमें एक थोड़ा, शुरू में थोड़ा सा चीनी डालो, आप उसको स्टीयर करेंगे, स्टीयर नहीं करेंगे थोड़ा लेट घुलेगा, अदरवाइज स्टीयर करेंगे जल्दी घुल जाएगा, चीनी डिज़ोल्व हो जाता, आपको नज़र नहीं आता चीनी। फिर थोड़ा और डाला, फिर घुल गया, और डाला, फिर घुल गया। कुछ देर बाद ऐसा होगा कि उसमें शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, चीनी घुलना बंद हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक हम कहेंगे सैचुरेशन पॉइंट आ गया। एक्चुअली होता क्या है देखो, ये भी पता होना चाहिए आपको, जब आप पानी में शुगर डिज़ोल्व कर रहे हैं, चीनी घोल रहे हैं, तो चीनी जाती कहाँ है? देखो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है बेटा, यहाँ पे मान लो इस तरह से मैं दिखाऊं कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, मैं थोड़ा लार्ज साइज़ में जो दिखा रहा हूँ ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, पानी भरा हुआ है यहाँ तक इसमें, ठीक है। और इसमें जब चीनी आप घोलते हैं तो तुम्हें दिख रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, तो शुगर मॉलिक्यूल जैसे इस तरह से हम दिखाते हैं, ये टूटेगा छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं मॉलिक्यूल्स में, और वो मॉलिक्यूल्स इन वैकेंट साइट्स में, इंटरस्टिशियल साइट्स इनको हम बोलते हैं, स्पेस, इन स्पेसिस में डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। इसीलिए जब पानी में या किसी भी लिक्विड में कोई सॉलिड डिज़ोल्व करते हैं तो वॉल्यूम नहीं बढ़ता है ना। क्यों हुआ क्या कि वो सॉलिड छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा, और जो खाली जगह थी वहाँ पे लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में, जो हमें दिखता नहीं है वैसे, बहुत छोटे छोटे खाली जगह होती हैं, उनके अंदर वो चला जाता है। जैसे ही ये जगह पूरा फिल हो जाएगा तो अब और ज़्यादा सॉल्यूट कहाँ जाएगा, और ज़्यादा चीनी नहीं घुलेगी, तो फिर वो हमें अनडिज़ोल्व्ड नीचे नज़र आएगा कि भाई अब क्या हो गया, इसमें शुगर नीचे जमा होने लग गया, अब ये नहीं घुल रहा। लेकिन उसमें अपोजिट प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है, ये डिसोल्यूशन, और वापस जो घुला हुआ शुगर है वो वापस यदि सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको क्रिस्टलाइजेशन हम कहते हैं। वापस लिक्विड फॉर्म से सॉलिड में कन्वर्ट होना, क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ पे आ जाएगा। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और अधिक सॉल्यूट नहीं घुल रहा अब, उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान रखना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। क्लियर बेटा, समझ में आया सभी को? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और अधिक सॉल्यूट नहीं घोला जा सकता, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक। इसके बाद गैसेज इन लिक्विड्स की बात करें हम,
सैचुरेशन पॉइंट आ गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। इसका मतलब वहाँ पे अपोजिंग प्रोसेस घुलना और जो घुला हुआ है वापस उसका सॉलिड में कन्वर्ट होने की जो स्पीड है वो सेम होगी, इसलिए उस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, इक्विलिब्रियम पॉइंट कह दिया। अब नेक्स्ट जो कंडीशन हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे गैसेस का लिक्विड में डिज़ोल्व होना। किसका बेटा, ध्यान से समझ में आ रहा है सभी को, गैसेस का लिक्विड में डिज़ोल्व होना, डिज़ोल्यूशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। आप जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज़ करते हैं उनके अंदर गैस डिज़ोल्व की जाती हैं, है ना, उनको एक स्पेशल टेस्ट देने के लिए। तो इसमें हम लोग दिखा सकते हैं कि मास ऑफ गैस डिज़ोल्व्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड सरफेस। क्या, मास ऑफ गैस dissolved in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas above the liquid surface at कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी भी फिक्स्ड टेम्परेचर कंडीशंस पे अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व्ड इन द लिक्विड वो रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस पे जितना, जैसे ये मान लो हमारा लिक्विड है यहाँ तक, है ना, तो और ऊपर इसमें गैस है, तो गैस का प्रेशर जितना आप इंक्रीज करोगे उतना ही गैस की सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, ध्यान देना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया वो इंक्रीज होगा, और वो इंक्रीज होगा। तो अब मान लो मैं तुमसे पूछता हूँ ये कि प्रेशर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी क्यों बढ़ रही है भाई, तो एक सीधी सी बात है कि यदि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस पर यूनिट एरिया कम है तो यहाँ पे लिक्विड सरफेस पे जो पार्टिकल्स आके टकराएंगे, लिक्विड सरफेस पे जो पार्टिकल्स टकराएंगे उनका नंबर कम रहेगा। जैसे जैसे गैस का प्रेशर बढ़ेगा अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम वो बढ़ेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कॉलिजन बिटवीन, देखो इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, कॉलिजन्स बिटवीन लिक्विड सरफेस एंड गैस पार्टिकल्स increases with increase in pressure। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। क्या है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई आपसे पूछे कि प्रेशर इंक्रीज करने से गैस की सोल्यूबिलिटी कैसे बढ़ती है, तो आप लोग कैसे बताएंगे, आप लोग इस तरीके से बता सकते हैं कि गैस का प्रेशर बढ़ाने से पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स इंक्रीज होगा और सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, ठीक है, या लिक्विड सरफेस और गैसियस पार्टिकल्स के बीच में कॉलिजन्स का नंबर बढ़ेगा, टक्कर्स बढ़ेंगे, और जितने गैस के पार्टिकल इस लिक्विड सरफेस पे टकराएंगे, ज़्यादा टकराएंगे उतना ही चांस है कि वो ज़्यादा घुलेंगे। क्लियर बात। और यहाँ भी फिर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा कि जितने पार्टिकल गैस के लिक्विड में जा रहे हैं उतने जो पहले घुले हुए नीचे लिक्विड के अंदर गैसियस पार्टिकल्स वो वापस गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे सेम स्पीड से। तो उसको हम गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन, और लिक्विड का गैस में इवेपोरेशन। तो वो जब दोनों प्रोसेस सेम स्पीड से होने लग जाएंगे तो उस पॉइंट को हम कहेंगे कि वहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया है। ठीक है, अब कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, सम जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब मुझे लगता है कि यहाँ तक यदि आप लोगों ने ध्यान से पूरा वीडियो सुना है विदाउट स्किप किए तो आपको अब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है और हम किस तरह से इसको समझ सकते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, यूजेस के बारे में बात करेंगे।
और अलग अलग प्रोसेसेस में सॉलिड लिक्विड के बीच में, लिक्विड गैस के बीच में, या सॉलिड और गैस के बीच में हम इक्विलिब्रियम पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर बेटा? क्या डिस्कस करने वाले हैं अब हम लोग? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। किसी सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम पॉइंट जब आता है तो कैसे आएगा? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हम लोग लेते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट। पहला पॉइंट, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इन क्लोज्ड वेसल। ध्यान से देखना, इक्विलिब्रियम पॉइंट आप एक बंद बर्तन में ही प्राप्त कर सकते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर इन ए क्लोज्ड वेसल एट ए गिवन टेम्परेचर। किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे और बंद बर्तन में इक्विलिब्रियम पॉइंट आ सकता है। यदि ओपन कंटेनर है और टेम्परेचर ओपन कंटेनर है तो उसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे कुछ अमाउंट सराउंडिंग्स में जाता रहेगा, या तो बाहर से वहाँ पे आके ऐड होता रहेगा या वहाँ से कुछ आउट बाहर जाता रहेगा, तो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं हो पाएगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट सेम नहीं हो पाएंगे, या फिर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई। सेकंड हम यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं कि